हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए नेट सेट जेआरएफ के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 यूनिट 8 जो कि आईसीटी का यूनिट है। दोस्तों, इसमें अभी तक हमने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं और ये इस यूनिट का 3rd वीडियो होगा। अगर आप में से किसी ने वो पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक तो वो 2 वीडियोस मिल जाएंगे और उसके अलावा आपको अब तक के जो बाकी वीडियोस हमने ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड किए हैं वो भी आप वहाँ पर देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट का नाम है नेट सेट जेआरएफ पेपर 1। उसके अलावा मैं इन 2 वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर उन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। दोस्तों, टाइम टू टाइम कंप्यूटर में जो मॉडिफिकेशन आती है, टेक्नोलॉजीज़ आती है, तो इससे क्या होता है, एक तो इनकी एफिशिएंसी में इंक्रीज़ होता है, दूसरा इनका जो साइज़ है, पहले जो जनरेशन्स थी उनका साइज़ बहुत बड़ा था और उसके बाद जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं और उनका साइज़ कम होता जाता है और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, स्टोरेज कैपेसिटी में भी इंक्रीज़ होता है जितना जनरेशन आगे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम हर एक जनरेशन को पढ़ेंगे डिटेल्ड, जो भी अब तक जनरेशन आ गई है। और इसके अलावा मैं आप यहाँ पे भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, कि क्या क्या आपको इसमें मेन चीज़ याद रखना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। इसमें अक्सर डेट आपसे पूछा जाता है कि कौन से टाइम पीरियड के दरमियान कंप्यूटर्स को हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। तो ये आप याद रखिए कि 1940 से लेकर 1950 तक जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे वहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी उसको हम कहते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहले जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी प्रोग्रामिंग के लिए, यानी जब भी हम उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस देते थे, कोई कमांड देते थे, तो वो किस बिना पर, किस टेक्नोलॉजी के बिना पर वो उसको प्रोसेस करता था, तो वहाँ पे यूज़ होती थी वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी। ये आप याद रखिए इसमें। उसके बाद इस फर्स्ट जनरेशन में दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें मेमोरी के लिए यूज़ होते थे मैग्नेटिक ड्रम्स। तो मैग्नेटिक ड्रम्स इसके लिए यूज़ होते थे जहाँ पर आप मेमोरी को सेव करते थे। उसके अलावा जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे ये बहुत बड़े थे, बहुत ही ह्यूज थे, यानी एक एक कमरा, और वो भी बहुत बड़ा कमरा एक कंप्यूटर के लिए चाहिए होता था। एक कमरे में पूरा कंप्यूटर फिक्स होता था, उसके अलावा वहाँ पर कोई और जगह नहीं बची थी। इतने बड़े कंप्यूटर्स थे और इतने हेवी थे, यानी ट्रांसपोर्ट अगर एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक तो बहुत ही मुश्किलात होती थी। बड़ी मुश्किल से एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक उनको ट्रांसफ़र किया जाता था। और उसके अलावा उनमें पावर कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, यानी बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन वो कर रहे थे। और पावर कंजप्शन करने के साथ साथ उनमें हीट भी बहुत ज़्यादा आउट होती थी, यानी जहाँ वो कंप्यूटर होता था, जिस कमरे में होता था, अगर आधे घंटे तक भी वो कंप्यूटर यूज़ करते थे तो पूरा कमरा हीट से बहुत ज़्यादा गर्म होता था। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे और स्टोरेज बहुत ही कम थी, यानी लिमिटेड स्टोरेज उनमें थी। और उसके अलावा जो वहाँ पे लैंग्वेज यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ये आप याद रखिए, इस पर भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, लो लेवल लैंग्वेज, जिसका दूसरा नाम भी है मशीन लैंग्वेज। याद रखिए, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। और इनका जो इनपुट या आउटपुट है वो बहुत ही स्लो था, यानी वो काम बहुत ही स्लो करते थे। और एग्जांपल के तौर पर अगर आप याद रखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन से थे, यहाँ पर एग्जांपल में आपके दिए हुए हैं यूनिवेक फर्स्ट, एनवेक और मार्क फर्स्ट, ये फर्स्ट जनरेशन एग्जांपल्स हैं कुछ। उसके बाद थोड़ी सी जब मॉडिफिकेशन आ गई है टेक्नोलॉजी में, तो दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर आ गए जिनको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इनका आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि 50 से लेकर 60 के दरमियान जो भी कंप्यूटर्स आते हैं, जो भी टाइम पीरियड आता है उसमें जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी याद रखना है कि पहले जो जनरेशन्स थी, अभी मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर यूज़ होते थे
वैक्यूम ट्यूब्स प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे यूज़ होते थे ट्रांजिस्टर्स। तो पहले में होता था वैक्यूम ट्यूब्स, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दूसरे जनरेशन जो है वहाँ पे यूज़ होता था ट्रांजिस्टर्स। इससे क्या हो गया, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिला कि इन ट्रांजिस्टर्स के इस्तेमाल करने से एक तो जो साइज़ है कंप्यूटर्स का वो बहुत ही कम हो गया है, और दूसरा उसकी एफिशिएंसीज जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। यानी एक तो स्मॉल साइज़ हो गया और फास्टर भी हो गया, यानी वो काम बहुत ज़्यादा तेज़ करने लगा, और उसके बाद वो थोड़ा सा सस्ता भी हो गया एज़ कम्पेयर जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही बड़े साइज़ के थे अभी भी। और इसके अलावा पहले ही मैंने आपसे कहा कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, यानी बहुत ज़्यादा वो पावर कंजप्शन करते थे, और ये जो सेकंड जनरेशन थे इनमें थोड़ी सी पावर कंजप्शन कम हो गई, और इसी वजह से इनमें जो जो हीट रिलीज़ होती थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई। और मेमोरी के लिए यूज़ क्या किया गया, मैग्नेटिक डिस्क्स और मैग्नेटिक टैब यूज़ किए गए। और उसके अलावा एक और चीज़ भी इनमें यूज़ किए गए कि मैग्नेटिक कोर उनको कहते हैं, जो कि प्राइमरी स्टोरेज के लिए वहाँ पे यूज़ किए गए थे सेकंड जनरेशन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे, इनको आप याद रखिए या नोट कर दीजिए अपने नोटबुक में। और उसके अलावा इनमें थोड़ी सी स्टोरेज बढ़ गई थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उनमें इनपुट और आउटपुट बहुत ही स्लो होता था, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों में इम्प्रूवमेंट आ गई, यानी थोड़ा सा फास्ट हो गए थे। और जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की गई थी ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी याद रखिए कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में असेंबली लैंग्वेज यूज़ की गई थी, और एग्जांपल्स जो है उन लैंग्वेज की फोर्ट्रान और कोबाल, ये लैंग्वेजेस इनमें यूज़ किए जाते थे। और एग्जांपल्स जो है इस जनरेशन के कंप्यूटर्स की वो यहाँ पर आप देख सकते हो, IBM 400, IBM 1600, IBM 1401, ये कुछ एग्जांपल्स है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। उसके बाद जब थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन आ गई, टेक्नोलॉजीज़ में इम्प्रूवमेंट आ गई, तो उसके बाद आ गए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड आप याद रखिए कि 60 से लेकर 70 के बीच में जो टाइम पीरियड है उस दरमियान जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम कहते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें क्या यूज़ किया गया प्रोग्रामिंग के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC इंटीग्रेटेड सर्किट याद रखिए कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ किए गए। अक्सर क्वेश्चन में आता है ऐसा क्वेश्चन कि transistors were used in dash generation, या vacuum tubes were used in dash generation, integrated circuits were used in dash generation, इन पर अक्सर क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रखिए। उसके अलावा मेमोरी के लिए यहाँ पर भी यूज़ किया गया था मैग्नेटिक कोर, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी और इनकी एफिशिएंसी थोड़ा सा ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। और यहाँ पर जो ये कंप्यूटर्स थे थर्ड जनरेशन की इनका जो साइज़ है वो और ज़्यादा कम हो गया है, और रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, स्पीड और कास्ट, स्पीड में इंक्रीज़ हो गया और कास्ट यहाँ पर लो हो गया, यानी और भी ज़्यादा कास्ट यहाँ पर कम हो गया और स्पीड में और भी ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ पर हो गया। और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई थी। उसके अलावा जो ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि इनपुट आउटपुट जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर हो गया है, उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ गई है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। याद रखिए कि फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और सेकंड जनरेशन में यूज़ की गई थी लैंग्वेज को हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जनरेशन में हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। या एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि बेसिक या पास्कल यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ की गई थी। और एग्जांपल के तौर पर जो कंप्यूटर्स इस थर्ड जनरेशन में आते हैं PDP-8, ICL 2900, IBM 360, ये कुछ एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पे याद रख सकते हो। उसके बाद जो कंप्यूटर्स आ गए हैं 1970 से आगे टू द प्रेजेंट एज तक जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये भी आप याद रखिए कि अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज़
डैश जनरेशन यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पे आपको लिखना है फोर्थ जनरेशन, यानी अभी जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं, अभी जो एज चल रही है, इसको हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्रामिंग यूज़ की गई थी? तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए गए थे इस फोर्थ जनरेशन में, और उसके अलावा बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिलाकर एक सिलिकॉन चिप बनाया दिया जाता है, जो कि इस फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया जाता है, जो कि अब तक यानी थर्ड जनरेशन तक इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर उन सर्किट्स को मिलाकर एक सिलिकॉन चिप बनाया जाता है, जो कि बहुत ही साइज़ में कम होता है, यानी इससे कंप्यूटर की जो साइज़ है, जो शेप है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए है। जो और यहाँ पर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। उसके अलावा ये इतने स्मॉल साइज़ के हो गए कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स बन गई। पोर्टेबल का मतलब है कि जो हम एक जगह से दूसरी जगह तक ईजीली कैरी कर सकते हैं, और जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल बन गए, यानी बहुत ही स्मॉल साइज़ के कंप्यूटर्स बने हैं, जो कि आप आजकल फ़ोन देख रहे हो या स्मार्ट वॉचेस देख रहे हो या लैपटॉप, हर एक चीज़ इसी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टोरेज के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, इसको हम बोलते हैं रेड, यानी रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क्स। ये आप याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि रेड का फुल फॉर्म क्या है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, उसमें जो एग्जांपल है सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज जो हैं वो इस फोर्थ जनरेशन में यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं इस फोर्थ जनरेशन के, IBM PC या एप्पल मैकिन्टोश, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। उसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है? तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, इसको हम कहते हैं कि ये जो फ्यूचर में आने वाले कंप्यूटर्स हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। इनमें जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है उसको रिड्यूस किया जाता है, यानी वो बहुत ही इजी बन जाएगा इन कंप्यूटर्स की वजह से। ये स्पीच रिकॉग्निशन में यूज़ होते हैं, यानी इंटेलिजेंस रोबोट्स, यानी रोबोटिक टेक्नोलॉजी में भी ये कंप्यूटर्स यूज़ किए जा सकते हैं। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो वो भी इन्हीं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इनमें ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो कि नेचुरल लैंग्वेज को भी प्रोसेस कर सकते हैं। उन कंप्यूटर्स को आप जो भी बोलेंगे तो वो उसको भी प्रोसेस कर सकते हैं, यानी बहुत ही साइज़ भी कम होगा, उनका एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होगा, और हर एक फंक्शन को फास्ट प्रोसेस कर पाएगा, जो अभी तक बहुत ही मुश्किल लग रही है। इसके अलावा इनमें एक और प्रॉपर्टी है कि वो मोर यूज़र फ्रेंडली और मल्टीमीडिया फीचर्स, यानी एक ही साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स उन पर चलाए जा सकते हैं। एक ही कंप्यूटर को बहुत सारे लोग अपने प्रोग्राम के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी बहुत ही पावरफुल होंगे। और इनकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम होने वाला है, बहुत ही चीपर रेट्स पर ये अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस रहेंगे, यानी जो अक्सर टर्मिनोलॉजीज़ कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, यानी ICTs में जो भी टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, जो भी शॉर्ट फॉर्म आते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन पर भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।